वैसे तो डेयरी फार्मिंग बहुत दिन से अपने देश में होता आया है, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि इसका ट्रेंड जो है देश के अंदर बढ़ा है। और पहले जहां ग्रामीण परिवेश में गाय पालन या भैंस पालन का काम होता था, आज अब शहरों में भी जो है बड़े स्तर पर लोग डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो आज की जानकारी डेयरी फार्मिंग से संबंधित रहने वाली, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगभग 30-35 के आसपास संख्या है यहाँ गायों की और भैंसों की। गाय की बात करें तो आप देख सकते हैं देसी नस्ल की गाय है, कुछ एक जो है वो क्रॉस नस्ल में भी है। तो काफी शानदार जानकारी आपको मिलेगी। एक बार इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि इसके खाने पीने की व्यवस्था बड़े स्तर पे की गई है, क्योंकि गायों की और भैंसों की संख्या अच्छे पैमाने पे यहाँ है। तो यही है, और इस फार्म में हूँ, इसका नाम है मनीषा डेयरी फार्म, जो कि बिहार की राजधानी पटना में परसा बाजार पड़ता है, वहीं पे जो है ये फार्म है। तो हमारे भाई जो सोचते हैं डेयरी फार्मिंग करने के लिए, तो उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे डेयरी फार्मिंग करना चाहिए, क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था है, और आज अगर डेयरी फार्मिंग करेंगे तो क्या यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। जी सर, आज डेयरी फार्मिंग का जो है बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में, और बहुत सारे लोग आज इससे जुड़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले डेयरी फार्मिंग का क्या भविष्य है, इसके बारे में बताइए। डेयरी फार्मिंग का भविष्य पहले भी उज्जवल था और आज भी उज्जवल है। थोड़ी कमी आई थी बीच में, जैसे कि अब यांत्रिकीकरण हो गया कृषि में जी, इस वजह से देसी गायों पर से लोगों का ये सब उठ गया था। मिले कि पहले देसी गाय से बैल का उत्पादन होता, बैल का उत्पत्ति होती थी, और बैल से हल्का जुताई, खेतों की जुताई होती थी। तो अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम जाने से देसी गाय पर से लोगों का धीरे धीरे समाप्त हो गया था कि अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय लेकर के लोग आते थे। लेकिन अब उसका भी ट्रेंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब पुराने पैटर्न पर लोग आ रहे हैं कि नहीं, अब विदेशी गायों का दूध खा करके लोगों ने एक प्रकार का जो जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना प्रोटीन की जो क्वालिटी होनी चाहिए मिल्क में, वो उनको नहीं मिलने के कारण उनको जब बाद में पता चला कि नहीं, ये तो क्वालिटी हमारा A2 मिल्क में ही पाई जाती है, तो इसलिए अब धीरे धीरे फिर से देसी गाय का ट्रेंड अब बढ़ना शुरू हो गया है। जो भी आप डेयरी फार्म देख रहे होंगे पटना में, तो जो विदेशी नस्ल की गाय रखे हुए हैं, तो धीरे कुछ न कुछ वो देसी नस्ल पर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। एक साथ नहीं, धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर देसी गायों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ राज्य सरकार भी इसके प्रति सब्सिडी दे रही है। देसी गौ पालन के लिए अधिक प्रोत्साहन राशि किसानों को दिया जा रहा है। इसलिए किसान लोग, किसान बंधु इस काम को करने के लिए जुड़े और आगे आ भी रहे हैं, और लोग देसी गौ पालन का काम फिर से उन्होंने शुरू किया है। और उसी का नतीजा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। यहाँ पर अभी 25 गाय है, वो देसी नस्ल की है। एक दो इसमें एक्जोटिक ब्रीड भी है। उसके अलावा 15 भैंस भी है जो इसकी फार्मिंग यहाँ पर हो रही है। किसान या बायर, उपभोक्ता जो भी है, वो A2 मिल्क उनको चाहिए, कुछ लोगों को भैंस का दूध चाहिए। तो ये सभी दूध वहाँ किसानों के या उपभोक्ताओं के जरूरत के लिए हिसाब से यहाँ पर ये फार्मिंग की जा रही है। सर, अभी एक चीज आपसे समझना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आज जो है देसी गायों का प्रचलन बढ़ा है, तो एक चीज ये बताइए कि जैसे HF या क्रॉस में जो गाय होती थी, वो इनसे ज्यादा दूध करती हैं, तो लोगों को पालने में फायदा वही है, तो लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? यह नजरिया उनके लिए है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति इसका एक अच्छा से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, या जहाँ पर जिस जगह के उपभोक्ता जागरूक नहीं है, वहां पर ये बातें थोड़ी सत्य साबित हो रही है। लेकिन जहाँ उपभोक्ता जागरूक हो गए हैं, जिनको एक्जोटिक या फ्रीजियन HF या जर्सी के दूध के मिल्क के बारे में उनको जानकारी है, और देसी नस्ल के गायों के दूध के बारे में भी वो जानकारी रखते हैं, तो यदि उनको उपलब्धता नहीं होने के कारण, अब शहरों में उपलब्धता नहीं था देसी गायों की, तो उनके पास विकल्प नहीं है, मजबूरी में वो लेते थे। लेकिन जो सक्षम हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति हैं, उनको जो देसी नस्ल की गाय का दूध का कुछ अधिक दामों पर यदि मिलता है, शहर में अभी 90 से 100 रुपए लीटर मिल रहा है, और वहाँ पर काफी अच्छे से लोग उसका खरीदार हैं, वो बायर हैं उसके, वो ले रहे हैं, और 50 रुपए किलो ये HF और जर्सी
नस्ल के जो गाय है उसके दूध की कीमत हो रहा है। तो किसान बंधु इन चीजों को समझें। जहां पर ये गाय 8 से 10 लीटर दूध दे रही है, उसको पालन करने पर, उसको बेचने पर जितनी आमदनी होती है, उतनी आमदनी 20 लीटर दूध देने वाली जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, उसको भी बेचने पर, उस पर भी उतना ही कीमत का या उतना ही पैसे का मुझे अर्निंग हो रहा है। लेकिन खर्च में, खिलाने पिलाने और रखरखाव में यदि देखा जाए तो जो बाहरी नस्ल की गाय है उसको रखरखाव पर भी अधिक खर्च होता है, ज्यादा खर्च होता है। दूध उत्पादन अधिक होता है तो उसके रखरखाव पर खर्च भी अधिक होते हैं। और देसी नस्ल की गाय पर, जिसमें दूध का उत्पादन कम होता है लेकिन रेट अधिक होता है, तो मुनाफा किसान को करीब करीब बराबर मिल रहा है शहरों में, और इसमें परेशानी कम है और खर्च कम होता है देसी गायों में। तो इसलिए अधिक मुनाफा शहर के शहरी वातावरण में देखा जाए तो देसी गायों का रेट उनको अच्छा मिलता है। और यहाँ पर देसी गायों का प्रचलन गांव को छोड़कर के शहरों में अब धीरे धीरे अधिक बढ़ रहा है। और यही कारण है, चूंकि यहाँ पर बायर हैं जिनको कि 90 से 100 रुपये लीटर दूध खरीदने वाले वो तैयार हैं, और इतने इस रेट में गाँव में लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर उनके पास वो विदेशी नस्ल को गाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ के दूध के खरीदार जो हैं वो काफ़ी कम रेट में खरीदते हैं, जिसके कारण उनके पास मजबूरी है कि विदेशी गाय को ही रखें। लेकिन शहरों में जहाँ पर इन गायों का रेट, इनके दूध का रेट अधिक मिल रहा है, तो धीरे धीरे उस पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज देसी गायों का जो है प्रचलन बढ़ा है। रोग बीमारी में भी सर इनमें उतनी ज्यादा नहीं आती जितनी क्रॉस या एक्जोटिक ब्रीड में जो होती है उसमें ज्यादा आती है। जी हाँ, आप देख लीजिए, जो 15 लीटर से अधिक जो दुधारू नस्ल की गाय है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी होती है, तो उसमें रोग से प्रभावित होने लगता है वो पशु, और किसानों को एक प्रकार का कहीं ना कहीं से वो नुकसान की ओर लेकर जाता है। लेकिन हमारी इस देसी गाय थोड़ा भीतर से हार्डी होती है, हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसके अनुकूल होती है, इससे इसके ऊपर मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे गर्मी के समय में, अभी गर्मी का महीना चल रहा है, जून का महीना आ गया, जून के महीने में हमारे जो विदेशी नस्ली गाय है वो काफी हाँफ रही है। अप्रैल के बाद से इसमें ये गर्मी का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इनका दूध का मात्रा भी घट जाता है, दूध देने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और ये परेशान भी हो जाती है। तरफ प्लस चारा दाना भी अच्छे से नहीं ले पाती है, यानी कि भीतर से वह जितना उसमें इम्यूनिटी पावर जो हमारी देसी गायों में है वो इन विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है, तो इस कारण थोड़ी समस्या होती है। और आपको उदाहरण के तौर पे अभी समझाना चाहूंगा। और आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे जो देसी गाय हैं कितनी सामान्य तरीके से वो खड़ी हैं, अपना मुंह चला रही हैं, लेकिन आप जो देखिए जो क्रॉस में जो गाय हैं जो विदेशी नस्ल की है कैसे हाँफ रही है। तो ये सब जो होता, ये सब चीजों को आप सामने से देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक बार इनके खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। खिलाने पिलाने के लिए भूसा और ये बिचाली हमारे यहाँ पर होता है, जो जिसको कुट्टी भी कहते हैं, पैरा कुट्टी और भूसा, ये दोनों सूखा चारा के हम लोग उपयोग करते हैं। 5 किलो से 6 किलो एक पशु को सुबह और शाम में देते हैं जी। और चोकर और एक रेडीमेड फीड आता है, भगवती एग्रो इंडस्ट्री का एक फीड आता है, कैटल फीड है जी। इसको चोकर में मिला करके इसको हम लोग देते हैं खाने के लिए। ये पूरा का आहार हो गया जी। ये 4 किलो एक गाय के प्रति ये मात्रा रखा गया है, 4 किलो दाने का और 5 से 6 किलो भूसे का जी। ये मिलाकर इनको खिलाते हैं और उसको पानी खिलाते हैं। तो सर एक गाय को खिलाने पे क्या खर्च आता है इसके बारे में बताइए। एक गाय को खिलाने पर लगभग 200 रुपये का खर्च प्रतिदिन का आता है। 200 से 225 रुपये का खर्च गिरता है जी। थोड़ी मिनरल्स है, थोड़े इसके अंदर नमक भी डाल देते हैं और भूसा है और दाना है, तो 200 से 225 रुपया एक गाय के प्रति एवरेज खर्च गिरता है खिलाने में। और दूध वगैरह कितनी देती है सर? ये दूध का ऑन एवरेज आप 10 लीटर मानकर चलिए, 8 से लेकर के 14 लीटर तक देने की क्षमता है। कोई 8 लीटर भी दे रही है, कोई 12-13 लीटर 14 लीटर भी दे रही है, लेकिन ऑन एवरेज 10 लीटर दूध का एवरेज आता है जी। तो मान के चलिए कि लगभग ये कैसे सेल आउट होता है इसका दूध? हमारे यहाँ से बहुत से बायर हैं जिनको कि यह बोटलिंग भी करके उनको दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट आकर लेकर चले जाते हैं, मिल्क ले जाते हैं। कुछ जो बचता है तो एक हमारा यहाँ पर आगे में
ये डेयरी का ये शोरूम है, ये मिठाई का शॉप है जी। वहाँ पर इसका मिठाई, देसी दूध के मिठाई का भी हम लोग बना करके, उत्पाद बना करके किसानों को, ये लोगों को दिया जा रहा है। तो औसत सर क्या कीमत दूध का होता है? यहाँ से अभी हमारे यहाँ से 70 रुपये किलो दूध निकल जा रहा है देसी गाय वाला। 70 और 70 के रेट में भैंस का भी दूध निकल जा रहा है। और जो बाहर का जो नस्ल की जो गाय है, जो एक्सोटिक ब्रीड है, 2-3 ही है, वह दूध अभी यहाँ से 50 रुपये किलो में निकलता है। यानी अगर 10 लीटर का औसत रखा जाए तो एक देसी गाय जो है लगभग 700 लीटर की दूध देती है और 200 खिलाने पिलाने का खर्च आता है। जी हाँ। तो एक गाय पे लगभग 500 रुपए की बचत है। जी हाँ, बिल्कुल है। और 30 के आसपास जो है यहाँ जो देसी गायें हैं और कुछ क्रॉस की हैं वो यहाँ संख्या है। अब हम देख रहे हैं सर पीछे साइड में जो है कुछ भैंसे भी हैं। हाँ, कुछ भैंसे भी है, यहाँ पर 15 भैंसे भी है जी। भैंस का भी दूध का डिमांड यहाँ पर अधिक है जी, इसलिए गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों का मुझे सामान एक ही कीमत मिल जाता है। जी जी। तो भैंस का दूध का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है यहाँ पर। तो आप देख यहाँ पर देख रहे हैं जी। यह इधर भी आपका 12 भैंस इधर है, 3 भैंस इस तरफ है जी। ये 15 भैंस है जी। और बच्चे इसके इस साइड में इनके रखे हुए हैं। देख सकते हैं गाय और भैंस के बच्चे इस साइड में हैं, ये और बच्चे कुछ हैं। 3 भैंसे जो हैं इस इधर तरफ भी हैं। हाँ, ये सभी दुधारू नस्ल के भैंसे हैं। जी। कुछ किसान हमारे यहाँ से आकर भैंस भी लेकर जाते हैं, जिनको जी। पसंद आता है वो लेकर जाते भी हैं। एक भैंस सर कितना दूध देती है? अभी हमारे यहाँ पर वो कम जो दूध देने वाली है वो 10 लीटर दूध दे रही है एक भैंस। जी। बाकी सब है 12, 13, 14 लीटर तक की है। यानी जो भैंसे हैं वो भी एकदम दुधारू किस्म की हैं और अच्छी दूध देती हैं। और दोनों का एक कीमत में, दोनों का जैसा कि सर ने बताया कि गाय और भैंसों का दूध जो है एक रेट में जाता है 70 रुपए। तो एक कारण ये है कि चूंकि गाय जो है वो देसी नस्ल की है और भैंस जो है वो मुर्रा नस्ल का है और देसी नस्ल का है। तो आप देखते होंगे जनरली गाय और भैंस के दूधों में थोड़ा अच्छा फर्क होता है। तो वो इसलिए कि जो वो दूध की जो कीमत आप देखते हैं वो यही सब क्रॉस नस्ल की जो गाय होती हैं उससे लिया गया दूध होता है और इसीलिए उसकी कीमत जो होती है वो कम होती है। और देसी गायों का जो दूध होता है आप देख सकते हैं शहरों में आप देखेंगे 100-120 रुपए लीटर बॉटल में पैकेजिंग करके लोग बेचते हैं। तो हमेशा से जो देसी गायों का दूध होता है वो महंगा होता है क्योंकि कम मात्रा में देती है और अच्छे क्वालिटी की जो है वो दूध देती है। A2 मिल्क के नाम से भी आप जानते होंगे, बहुत सारे आज फार्म जो है A2 मिल्क के नाम से है वो पैकेजिंग करके लोग बहुत सारे जो है आज ब्रांड मार्केट में आप जानते होंगे। तो ये जो देसी गायों से जो दूध का प्रोडक्शन होता है उसको A2 मिल्क कहते हैं। तो एक तो मोटा मोटी कैलकुलेशन वगैरह सर आपने समझा दिया। अब बात करते हैं जैसे ये जो देसी गाय होती हैं वो कि बच्चे वगैरह कैसे, कितने बच्चे इसे मिलते हैं और साल में ये बच्चे देती है या कितने दिनों पर देती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए आशुतोष जी, देसी गाय हमारे यहाँ की ये नेटिव ब्रीड है। हमारे इस भारतवर्ष के लिए देसी गाय का एक अलग ही एक वरदान है ये जी। और इसमें 90% गाय ऐसी है जो कि 14 महीने के समय बच्चा देने के बाद 14 महीने के अंदर नर द्वारा बच्चे दे देती है। कुछ गाय ऐसे है जो कि वो कंसीव समय पर नहीं कर पाती है, थोड़ा सा लेट हो जाता है जी। वैसे गायों की संख्या 10% है। तो वह भी वो 4-5 महीना वो विलंब से वो फिर बच्चे देती है। तो किसान बंधु हम लोग तो जैसे मान ले इस काम को कर रहे हैं तो जहाँ पर 25-30 गाय हैं तो वहाँ पर 2-4 गाय इस तरह से निकलती है। तो जब वो दोबारा वो हरी हो जाती है, वो भर जाती है, तो उसका रिजल्ट 1 या 2 बार यदि अच्छा नहीं रहता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं और उसकी जगह फिर दूसरी गायों को हम लोग रिप्लेस करके दूसरी गाय ले आते हैं। तो किसान बंधु को यह भी इन बातों को भी ध्यान में रख करके डेयरी फार्म, देसी गाय का डेयरी फार्म चलाने से चाहिए, तब उनको लाभ होगा। और बच्चे देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई समस्या नहीं है, बड़े ही आराम से बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद 5 दिन के बाद फिर ये अपना अच्छा खासा दूध भी इनका साफ हो जाता है। आप 10 दिन के बाद इनका दूध को अपना यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब इसमें क्वालिटी है, क्षमता भी है। सर ये जो देसी नस्ल की गाय है कौन कौन से इसमें नस्ल हैं वो उसके बारे में बताइए। इसमें 3 नस्ल की गाय भी देसी में है, 5 गिर है, 5 गिर है और बाकी साहिवाल है। एक थारपारकर नस्ल की भी गाय को यहाँ पर रखा गया है जी। तो इन सब के दूध की क्वालिटी जब आप दूध का सेवन करेंगे, जब पी कर देखेंगे इसको, तभी आपको फर्क महसूस होगा कि
हाँ इसमें क्या है, ये क्या है, और कुछ अधिक दिनों तक सेवन करेंगे तब इसका एक परिणाम अलग मिलेगा आपको कि हम जो दूध A1 जो ले रहे थे उसमें क्या अंतर है और A2 में क्या अंतर है। तो ये कुछ दिन सेवन करने के बाद पता चलता है और उसका टेस्ट तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही आप दोनों दूध को अलग अलग गिलास में रख करके एक एक घूंट दोनों से लेंगे तो आप पीकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा साहिवाल, गिर और थारपारकर का दूध का तो कुछ कहना ही नहीं है। इसकी दूध की क्वालिटी तो भगवान ने इसको बना करके इसको स्वीकार किए हैं, तो हम मनुष्य क्या हैं, हम लोग के लिए तो कहना क्या है, ये वरदान है। अभी सर थोड़ी देर पहले जैसे गर्भधारण के बारे में आपसे पूछा मैंने, तो ये इनको फिर जैसे ये जब हीट में आती हैं तो इनको कैसे आप ये करते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कोई जो वो बुल वगैरह नहीं है। जी हाँ, इन सब को AI कराते हैं। अच्छा। गिर में थोड़ी सी AI करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी मेरा एक प्रयास है कि इतने गायों के बीच में एक बुल रहना आवश्यक है। यदि ये बुल रहता है तो बुल से इनकी जो प्रजनन कराया जाती है, प्योरिटी भी एकदम सही रहेगा, तो प्योरिटी भी अच्छी आती है और बच्चे के क्वालिटी भी अच्छे आते हैं। और गाय में भी वो कंसीव करने का जो AI में ये लोग मान तो रही है, साहिवाल में ज्यादा समस्या नहीं हो रही है, गिर में थोड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए बुल आवश्यक है। अब उसके मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ, बुल भी यहाँ पर एक रहेगा। तो सर जो लोग देख रहे हैं उनको डेयरी फार्मिंग से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। आशुतोष जी, डेयरी फार्म किसान बंधु जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे मैं उनको ये आग्रह भी करूंगा कि देसी नस्ल की गायों पर वो शिफ्ट करें और अपने गायों के दूध की क्वालिटी के बारे में लोगों को जागरूक करें। जिनके घर में बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हों, उनको A1 न पिलाकर A2 मिल्क का सेवन कराएं और उनको जब रिजल्ट 2 से 3 महीना पता चल जाए तब उनसे आप लीजिए। तो मेरा यही कहना है किसान बंधु से कि आप देसी पर आएं और लोगों के सेहत को और अधिक स्वस्थ हेल्दी बनाएं। जी, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ये है विपिन सर, काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम किसी ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके डेयरी फार्मिंग से संबंधित सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।